हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मौर्य काल। और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं मौर्य काल से संबंधित वे प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, रेलवे की हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिएगा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा, चाणक्य का अन्य नाम था। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर और विशाखादत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा विष्णुदत्त। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य राजवंश की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चाणक्य को ही अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, निम्नांकित में से किसकी तुलना जो है मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, कालिदास का मालविज्ञामित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और वात्स्यायन का कामसूत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। मतलब जो मैकियावली के प्रिंस से तुलना है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त का मुख्य परामर्शदाता व प्रधानमंत्री था। इनको चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये तक्षशिला निवासी ब्राह्मण के पुत्र थे। इन्होंने शासन विधि का प्रतिपादन करने के लिए अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ जो है 15 खंडों और 180 अध्यायों में विभक्त था तथा इसकी जो भाषा है ये संस्कृत थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या शिम्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना अशोक। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, अशोक प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट था जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसका दक्षिणी परंपराओं का नाम धर्मा मिलता है, जो चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। पिंगलवत्सु आजीविक ने ही अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। अशोक को जो है उज्जैनी करोड़ मौली भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा तक्षशिला। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। तारानाथ इतिहासकार ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। महावंश के अनुसार बिंदुसार के सुपुत्र थे, जिनमें सुमन या सुसीम सबसे बड़ा था। बिंदुसार भारत का प्रथम सिजेरियन सम्राट था। बिंदुसार को यूनानी साहित्य में अमित्र चैट्स या मित्रघात अर्थात शत्रु विनाशक कहा गया है। जैन साहित्य में सियसेन तथा वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। तो वहीं चीनी ग्रंथों में इसका नाम बिंदुवाल बताया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध और महावीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा अशोक। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, सम्राट अशोक को पुराणों में जो है अशोक वर्धन लोक कल्याणकारी कार्य करने के कारण अशोक महान कहा गया। मास के लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है और शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देवताओं का प्रिय शासक। बौद्ध साहित्य में चंड अशोक कहा गया है, लेकिन अशोक के वास्तविक नामों का जो पता है हमें गुज्जर और जो मास्की है या नेटूर है आदि शिलालेखों से मिलता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा मौर्य। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व अंतिम सबसे विस्तृत एवं ऐतिहासिक साम्राज्य था, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से दक्षिण में कावेरी नदी तक था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजातशत्रु का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। कौटिल्य का वास्तविक नाम जो है विष्णुगुप्त था। इनके पिता का नाम चाणक्य था, अतः इसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री चाणक्य थे। बिंदुसार के समय जो प्रधानमंत्री थे ये खल्लाटक थे, और अशोक के समय जो प्रधानमंत्री थे ये थे राधागुप्त थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा बौद्ध। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में राज्यारोहण के 12 वर्ष पश्चात अर्थात 13वें वर्ष में कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में, युद्ध लड़ा, जिसका वर्णन सम्राट अशोक ने 13वें शिलालेख से मिलता है। सम्राट अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में शैव धर्म का अनुयायी था, परंतु कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट होने के साथ ही पहला भारतीय राजा भी था, जिसने उत्तरी भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने के बाद विंध्याचल की सीमा से आगे अपने राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रभाव के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था तथा अंतिम समय जैन भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में है, व्यतीत किया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, पण, तोल, काकणी और दिनार। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा पण। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा पण थी, जो कि चांदी का सिक्का था, जिन पर सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, सांप, बेल आदि का चित्रित होते थे, जिन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। इसके अलावा निक्स, जो कि सोने एवं जो काकड़ होते थे, तांबे के सिक्के प्रचलित थे। मौर्य काल में रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक हुआ करता था। नोट में देखिएगा, भारत में प्रचलित पहला सिक्का आहत सिक्का था, जिसे पंचमार्क कहा जाता था, जिसका पहली बार जो प्रयोग है 5वीं शताब्दी में बौद्ध युग में हुआ था, परंतु पहली बार प्रयोग मौर्य काल में किया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास और भास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा विशाखादत्त। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में लिखित पुस्तक थी। और मौर्य काल की अन्य पुस्तकें कौन सी हैं? अर्थशास्त्र है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखित है, और जो इंडिका है ये मेगनीथिस के द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिएगा। निम्न में से किसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक या अजातशत्रु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को जो है अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। अशोक प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट था, जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया एवं शिलालेख या अभिलेख के अनुसार अशोक के अधिकतर जो अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया। अपने परोपकारी कार्य करने के कारण इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे,
पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कश्मीर और उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में मोगलिपुत तीर्थ की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक राज्यों में धर्म प्रचारक भेजे गए, जैसे देखिएगा कश्मीर में कहाँ कहाँ भेजे गए, कश्मीर, गांधार, यवन देश, स्वर्णभूमि आदि। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका या सियलदेव या शिलाना भेजा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। अशोक के तीसरे शिलालेख में किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, धम्म महामात्र का, रज्जुक अधिकारी का, प्रतिवेदक का या ब्रज भूमिक का। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा रज्जुक अधिकारी का। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा रज्जुक अधिकारी कौन होता है, देखिएगा। अशोक के तीसरे शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक ने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में नियुक्ति की थी। अशोक ने इसे न्यायिक व राजस्व अधिकार प्रदान कर रखे थे। धम्म महापात्र कौन होता है, देखिएगा। अशोक के 5वें शिलालेख में इस अधिकारी का उल्लेख मिलता है। इसका प्रमुख कार्य जनता के बीच धर्म का प्रचार करना होता था। प्रतिवेदन कौन होता था, देखिए। इसका वर्णन जो है अशोक ने 6ठे शिलालेख में किया था, जिसका प्रमुख कार्य क्या, जनता की बात जो है राजा तक सीधे पहुंचाना होता था। ब्रज भूमि कौन होता था? इसका उल्लेख जो है अशोक के 12 शिलालेख में मिलता है, जिसका प्रमुख कार्य वन एवं चारागाहों की देखरेख करना होता था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। मौर्य काल में युद्ध कितने प्रकार से किया जाता था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 1 प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 3 प्रकार से। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में जो है युद्ध 3 प्रकार से किया जाता था, जैसे प्रकाश युद्ध, आमने सामने खुले मैदान में किया जाने वाला युद्ध जो होता है वो प्रकाश युद्ध होता था। तृष्णा युद्ध कौन सा होता है? राज्य में फूट डालकर जो किया जाने वाला युद्ध है ये तृष्णा युद्ध होता था। और कूट युद्ध कौन सा होता था? जो कूटनीति का प्रयोग करके किया जाने वाला युद्ध होता था, ये कूट युद्ध होता था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। भारत का मैकियावली निम्न में से किसे कहा जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, मेगनीज को, कौटिल्य को, अजातशत्रु को या संघमित्रा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना कौटिल्य को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावली कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो भारत की पहली राजनीति और प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। इसे सर्वप्रथम श्याम शास्त्री ने पुणे में 1904 ईस्वी में खोजा था। इस पुस्तक में कुल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 4000 श्लोक है। इस पुस्तक की भाषा संस्कृत एवं शैली जो है गद्य एवं पद्य है। नोट में देखिएगा, अर्थशास्त्र प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष व तृतीय पुरुष शैली में लिखा गया ग्रंथ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के कार्यकाल में करवाया गया था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार और उपगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके सामंत पुष्यगुप्त जो ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तथा अशोक के समय इस झील का पुनर्निर्माण है वो तुसाप नामक यवन राज्यपाल ने करवाया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। भारतीय इतिहास में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन सर्वप्रथम किस काल में किया गया था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या मुगल काल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा मौर्य काल में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों का जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन जो है मौर्य काल में किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए। मौर्य काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। कौटिल्य ने धान की फसल को सबसे उत्तम तथा गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया है। राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके बदले श्वेत बंधु नामक कर लिया जाता था। कौन से काल में? मौर्य काल में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के,
अशोक के और अजात शत्रु के। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगनिस्तीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने अपनी यात्रा का विवरण जो है इंडिका नामक पुस्तक में किया है। इसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन किया है। मेगनिस्तीस भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार था। उसने पाटलिपुत्र का आकार जो है समानांतर चतुर्भुज जैसा बताया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक एवं भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को, सम्राट अशोक को, बिंदुसार को और भद्रवाह को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मकदूनिया दासता से मुक्त करवाया। इसीलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक एवं भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके उपरांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को समझौते के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को है सेल्यूकस ने काबुल, हेरात, कंधार, मकरान प्रांत सौंपे और अपनी पुत्री है हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, जो कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। निम्न में से अशोक के किस शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा गया था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, दिल्ली मेरठ को, दिल्ली टोपरा को, सारनाथ को या कौशाम्बी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा दिल्ली टोपरा को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। दिल्ली मेरठ इसे सबसे पहले खोजा गया और दिल्ली टोपरा जो है इसे सबसे पहले पढ़ा गया था। ये अशोक का अंतिम शिलालेख भी माना जाता है। कौन सा? जो दिल्ली टोपरा है, ये अशोक का अंतिम शिलालेख माना जाता है। लघु स्तंभ शिलालेख कौन से हैं? देखिए, सांची का जो लघु स्तंभ लेख है ये रायसीन मध्य प्रदेश में स्थित है। जो सारनाथ का लघु स्तंभ है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख है ये प्रयाग के समीप स्थित है। रुमिनदई जो स्तंभ अभिलेख है ये नेपाल की तराई में स्थित है। निगाली सागर जो स्तंभ लेख है ये भी नेपाल की तराई में स्थित है। और जो गुहा स्तंभ लेख है यह बराबर की पहाड़ियाँ बोध गया बिहार में स्थित है। आगे देखिएगा, आगे देखिए। अशोक ने बिहार के बारबर की पहाड़ियाँ बोध गया बिहार में सुदामा गुफा जो कि सबसे प्राचीन है और कर्ण चौपार नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था और इन गुफाओं को जो है आजीविक संप्रदाय के लोगों को दान भी दिया गया। इसके अलावा अशोक ने विश्व झोपड़ी नामक गुफा का भी निर्माण करवाया था। अशोक के ऐसे शिलालेख जो भारत की सीमा से बाहर हैं, कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी व मानेसरा जो कि पाकिस्तान में है और ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला व लगमान जो कि पाकिस्तान में है और ये अरामिक लिपि में लिखा गया है। नोट में देखिएगा। रुमिनदई स्तंभ लेख जो है यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। दिल्ली मेरठ अभिलेख को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफिन थेलेर ने नामक व्यक्ति ने खोजा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक व्यक्ति ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सम्राट अशोक के शिलालेखों की भाषा जो थी प्राकृतिक थी, जबकि ये 4 लिपियों में लिखे गए थे। कौन कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी में, ग्रीक में और अरामिक में। एकमात्र काबुल का अभिलेख है जो कि द्विभाषीय है। अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे और ब्राह्मी लिपि जो है ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। आगे देखिएगा। तो दोस्तों ये अपने थे मौर्य काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।